अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और न्यू पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूं। आज के प्रोग्राम में है आपके लिए बहुत सारे सेगमेंट्स, आपको करेंगे अपडेट और पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन कि मुल्क में हो क्या रहा है, सियासी सूरत हाल कैसी है, सियासी हलचल गहमा गहमी कैसी है, सियासत के मैदान में क्या हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी अपडेट आपको सियासत के मैदान से पहले खेल की मैदान की शेयर करेंगे और बड़ी अच्छी हैपनिंग होने वाली है। राइट आफ्टर 5 डेज क्रिकेट का मैदान सजने वाला है पाकिस्तान में एंड आफ्टर 17 ईयर्स इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, यानी कि एक बहुत ही तवील अरसे के बाद। तो हम उनको जनाब वेलकम करने के लिए भरपूर तैयार है। तो दौरा इंग्लैंड काफी खासा होने वाला है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टाकरा होगा। 20 सितंबर से मैचेस का आगाज होगा। उससे पहले नेट प्रैक्टिस की जाएगी और खूब आई थिंक अच्छी इंटरटेनमेंट और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और उसके बाद ऑब्वियसली आने वाले टाइम में क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मार्का है यानी कि वर्ल्ड कप T20 वो तो होगा ही। बहरहाल प्रोग्राम में आपके साथ टॉप स्टोरीज शेयर करती चलती हूं जो आज प्रोग्राम में सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब कप्तान साहब इज ऑलवेज इन न्यूज, हमेशा से वो खबरों में रहते हैं और कप्तान की एक मरतबा फिर से ललकार है। इस्लामाबाद पर करेंगे यलगार। पंजाब में अदम एतमाद क्या होने वाला है, हुकूमत की क्या तैयारी है, विफाक की क्या तैयारी है, इस हवाले से डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेकंड टॉप स्टोरी के सवात के पहाड़ों में दुश्मन के ठिकाने और दहशतगर्दों के निशाने पर है। अमन मुआहिदे के बावजूद दहशतगर्द यहाँ पर सरगर्म क्यों हैं और एक्चुअली सिचुएशन यहाँ पर किस तरह से आपको अपडेट पहुंचाएंगे। साथ ही साथ शहर कायद के हवाले से बात होगी। शहर कायद को लग गई है नजर, मुजरिम उठाने लगे फिर से सर, जवाब दे गया अवाम का सबर, डाकू राज कायम है। शाहीन फोर्स भी अवाम को तहफ्फुज देने में नाकाम दिखाई दे रही है। हुकूमत के दावे एक मर्तबा फिर से धरे के धरे रह चुके हैं। साथ ही साथ शहर कायद के बाद लाहौर का जिक्र करेंगे। लाहौर में दाता की नगरी हो गई है आबाद, सच गया है कुतुबुल बिलाद। उसमें दीवानों की आमद का सिलसिला है जारी, उसकी तैयारियां हैं। जायरीन की भी बड़ी तादाद यहां पर पहुंच चुकी है। प्रोग्राम के आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बड़ी ही खास शख्सियत से। बात करेंगे साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और उनकी अहलिया बेगम परवीन सरवर से, जानेंगे कामयाब जिंदगी का राज क्या है। तो जनाब ये तो आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज हमने आपके साथ शेयर की, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं हमारे प्रोग्राम के आज के पहले सेगमेंट का और डेफिनेटली आगाज हम करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जो एक जारहाना तर्ज़े सियासत है उसमें एक मरतबा फिर से तेजी दिखाई दे रही है और हर रोज अपनी पेशी के मौके पर वो हुकूमत को खतरनाक होने की धमकी दे रहे हैं, उनको ललकारते हैं। और अब की बार उन्होंने इसी माह इस्लामाबाद पर यलगार की धमकी भी दी है। खान साहब ने क्या कहा जरा आप भी देखिए। आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। पहले तो उनके ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स में बैन कर दिया। ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सबको कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खान साहब ने क्या कहा ये तो आपने देखा। तो साबिक वजीर आजम के इस जारहाना तर्ज़े सियासत के जवाब में मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हुकूमत तब्दीली की तैयारियां भी कर ली हैं। क्या तैयारी है और इस हवाले से नून लीग क्या कह रही है, जरा आप वो भी देखिए। ज्यादा एमपी से हमारा राब्ता है और बहुत सारे लोग इस रियासत मुखालिफ बयानिए से तंग हैं। हमने कभी भी हार नहीं मानी थी। हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और परवेज लाई का पंजाब से इंशाल्लाह खात्मा करके रहेंगे। इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट रहनुमा मुस्लिम लीग नून से, इनका ताल्लुक है शेख रुहेल असगर साहब इस हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। खान साहब रोज़ाना मीडिया पर आते हैं, गुफ्तगू करते हैं और हुकूमत को ललकारते हैं और इस बार इसी महीने उन्होंने कहा है कि वो विफाक में शहर इक़्तिदार में पहुँचेंगे, लोग भी पहुँचेंगे बड़ी तादाद में। तो क्या अब आप ने तैयारी की है, विफाक इस्तकबाल के लिए रेडी है, तैयार है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी बातें सुन रहा था, फिर आपने और लोगों की बातें भी सुनाई, फिर आपने इमरान की बात सुनाई जी। जब आदमी फारिग हो ना, तो कोई काम ना हो
तो फिर यही करता है, उसको और कोई समझ नहीं आती। मैंने आज तक सियासत बड़ी देर से, बड़ी अरसा दराज से मैं सियासत में हूँ। इस मतलब सीखने की एक है मेरी आदत और करता रहता हूँ। मैंने ऐसा एम्बिशियस आदमी अपनी जिंदगी में सियासत में नहीं देखा। मतलब आप खुद देखें, अपनी जुबान से ये मान रहे हैं कि इकोनॉमिकली हम लोग डिफॉल्ट के दहाने पे थे, ये भी बात मान रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात कि कौम पे एक बहुत बड़ा अजाब जो सैलाब की सूरत में आया, उसको भी अपनी जुबान से मांग रहे हैं। मतलब तौफीक नहीं हुई कि मुल्क पाकिस्तान जो इतने बड़े अलमिया से गुजर रहा है, जो इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, उस पे ये आगे बढ़ के कौम के लिए और मुल्क के लिए कुछ करते हैं। सैलाब जिसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर फर्द उसमें शामिल हुआ, लेकिन ये शख्स सिर्फ अपनी ही स्टेज सजा के सिर्फ हुकूमत के खिलाफ और हुकूमत लेने के चक्कर में अपना वक्त लगाता, ये अलगाव की बात करता है। तो ये मैं आज कर दूं कि स्टेट के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। अब हमें तो इस मुल्क को बचाना ना, इस मुल्क को बचाना है। अवाम ये इस वक्त जो अवाम जो इस वक्त तकलीफ में मुब्तला है, वो एक तकलीफ नहीं है, बहुत सारी तकलीफें हैं। मतलब आप देख लीजिए, महंगाई का तूफान है, उससे बचा के निकलना है। इकोनॉमिक जो क्रंच है उससे निकालना है। पाकिस्तान इस वक्त आप खुद ही फरमा रही थी कि दहशतगर्द अब फिर सर उठा रहे हैं। अब इस शख्स को कौन समझाए? आप इस दहशतगर्दी के खिलाफ जुबान खोलो। आप इस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशन है, फौज पाकिस्तान है, उसकी मदद की बात करो। और अजीब और गरीब किस्म की गुफ्तगू सुन सुन के मेरे ख्याल में, अच्छा मैं आपको एक और गुजारिश करूं, मुझे इस शख्स पे कोई तरस या कोई गिला नहीं होता। मुझे उन लोगों पे गिला और तरस आता है जो लोग इसकी बात को सुनते हैं, जो इसकी बात सुन के सर को धनते हैं, जो इसकी गुफ्तगू को पता नहीं कहां से कहां पे गुफ्तगू करता है, कौन सी गुफ्तगू करता है। अब और कुछ नहीं, इस्लाम की बातें करनी शुरू कर दी। अब जब और सर उसको लफ्ज भी बड़ा वो इस्लामिक टच कहा जाता है, वो जो टर्म भी समझ में नहीं आती है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब देखे ना, मैं ये अक्सर बेशतर कहता हूँ, जो जिसका काम है वो करे तो ज्यादा बेहतर रहता है। सही। अब जब आपको, और फिर ये जो दीन इस्लाम है, जो आपका इस्लाम है, जो आप दीन पे गुफ्तगू करते हैं या हदीसों को कोट करते हैं या कुरान को कोट करते हैं, जब तक आपको उस पर अबूर हासिल ना हो, जब तक आप कमांड ना हो, आप उस पर गुफ्तगू ना करें तो बेहतर है। क्योंकि अल्फाज ऐसे होते हैं इसमें, अब देखिए आप दुनियादारी में आप अल्फाज इस्तेमाल कर लीजिए, आप गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। ये वो लम्हा है मेरे ख्याल से जब एक जो आम आदमी है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, और वो ये सवाल कर रहा है अपने आप से भी, अपने खुदा से भी और सियासतदानों से भी कि अब हमारा क्या बनेगा। आप इस वक्त अगर मुल्की सिचुएशन का अगर हम जायजा लें ओवरऑल, तो ऐसा लग रहा है कि हम क्राइसिस में हैं। सवात में आप देखिए एक मरतबा फिर से तालिबान का जोर है, सूरत हाल वहां से जो खबरें आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। सैलाब सदा हमारा इलाका करार पाया है, कितनी बड़ी तबाही हुई है। फिर दूसरी जानिब MQM के लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है। कप्तान की मूज और सियासत के वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुआशी बदहाली, डॉलर की उड़ान ऊंची, आम आदमी सोच रहा है कि वो बेचारा वो किधर जाएगा, वो तो इस सब के लिए तैयार नहीं था ना है। मैंने इसीलिए आपको अर्ज किया ना कि मुझे इसकी बातों पे कोई हैरानगी नहीं होती, मुझे कोई अफसोस भी नहीं होता। मुझे अफसोस उन लोगों में जो लोग इस हालात में भी उसी बात सुनने को आते हैं, बस ये मैं। अच्छा एक और मैं आपको अर्ज कर दूं, सबसे खतरनाक जो बात इस शख्स ने की है वो इस मुल्क के अवाम में एक तकसीम है, और वो तकसीम बहुत खतरनाक है। अब आप अंदाजा कीजिए कि यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात से उनको कोई सरोकार नहीं, उनको सिर्फ अपनी जात की हद तक है। मतलब वो किसी न किसी तरह, अब देखें ना, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं इसको करूंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये नहीं कर सकते। अब आप अंदाजा कीजिए, अब अभी आपने जो बात सुनाई उसकी, उसमें इम्पोर्टेड हुकूमत, खुदा के बंदे मरे जा रहे हो अमेरिका के साथ बात करने को, अमेरिकन एम्बेसडर से बातें करते हो, उनसे जाके मुलाकातें करते हो, तलाफी की बातें करते हो, एक तरफ ये बातें करते हो, दूसरी तरफ अच्छा उसमें ये एक समझ आती है मुझे, तो बड़ा
नया शख्स है जो शख्स ये कहता है, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम आज नहीं अरसा दराज से अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। अमेरिकन के नहीं, अमेरिकन का तो वीजा आज आप किसी को दें तो फौरन फटाफट वीजा लेगा और अमेरिका चला जाएगा। अमेरिकन हुकूमत के खिलाफ ये एक यूं कह लीजिए कि एक अवामी क्या उसको आप अंदाजा कीजिए कि अवामी एक है, जज्बात, सेंटिमेंट है। हाँ, जज्बात है, एक आम शख्स के ये जज्बात हैं, और उन जज्बात को उभारना और उन जज्बात से खेलना ये एक बड़ी इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन सर यहाँ पे सोचने की बात यह है कि चाहे कोई भी सियासतदान हो, कोई भी लीडर हो, आई ऑलवेज से कि इस वक्त हमारे मुल्क के सियासतदानों को अपनी तरजीहात तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुल्क में तबाही आई हुई है इस वक्त उन लोगों को दोबारा आबाद करना मेरे ख्याल से कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हुकूमत की भी और उन तमाम लोगों की भी कि जो इस वक्त अपोजिशन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, पूरे मामले के ऊपर आप अपनी राय हमारे साथ शेयर रख रहे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जो इतलात आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से और साबिक कबायली इजलास से वो कुछ अच्छी इतलात सामने नहीं आ रही। स्वाद, दीर, बाजोड़, मोमिन, खैबर, बाड़ा, वजीरिस्तान, टांग समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के अक्सरियती इलाके हैं वहां पर दहशतगर्द एक मरतबा फिर से सरगर्म होने की इतलात सामने आ रही है। गुज़श्ता महीने दीर में MPA पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें 5 अफराद के शहीद होने की इतलात सामने आई, और इन्हीं दिनों स्वात में मुसल्लह अफराद ने DSP पुलिस और फौज के कप्तान समेत एहलकारों को यरगमाल बनाया और वीडियो भी जारी की उसके बाद, जिन्हें बाद में जिरगे के जरिए आजाद करवाया गया। इसी तरह बाजोड़ में मुसलसल उमाइदीन की उनको निशाना बनाया जा रहा है। स्वात में अमन कमेटी के सरबराह को बम धमाके में निशाना बनाया गया और वजीर आला के आबाई इलाके से मोबाइल कंपनी के एहलकारों को अगवा करके 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा भी किया जा रहा है। हालत अब यह है कि सूबे के अक्सरियती इलाकों में कारोबारी अफराद को भत्ते की वसूली की धमकी आमेज कॉल्स भी मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। इसी पूरे मामले के ऊपर के एक्चुअल सिचुएशन है क्या, कैसे बेहतर होगी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अमन मुआहिदे के बावजूद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कौन कर रहा है? बहुत शुक्रिया नुबिया। बेसिकली बात यह है कि जब से ज़रब-ए-आज़म ऑपरेशन शुरू किया गया, पाक फ़ौज ने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इलाके को क्लियर किया, उसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, बहुत से सिविलियंस ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी, लोग डिस्प्लेस हुए, और ये 2 बार ऑपरेशन हुआ है इन एरियाज़ में। लेकिन उसके बावजूद लॉ इन्फोर्समेंट की तो अपनी एक ड्यूटी है, लेकिन एज ए होल, एज ए नेशन हमें भी उसमें किरदार अदा करना चाहिए था। इलाकाई लोगों को बताना चाहिए, अगर कोई वो लोग दहशतगर्द जिनको हम कहते हैं और वो वापस आ रहे हैं और वो उसी तरीके से पहले की तरह अपना असर रसूख, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और जबरन जो है वो लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हुकूमत के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी अपने फ़राइज़ अंजाम दें और इन लोगों की निशानदेही करें, बजाय इसके कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए या इनको रहाइश की जगह दी जाए या इनका जो भी ठिकाना है वो अथॉरिटीज़ को ना बताया जाए। तो इन्होंने पिछले दिनों से ज़्यादा कार्रवाइयाँ अभी शुरू कर दी हैं, और ये TTP ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान में पनाह लिए हुए और हमारे जो अफ़गान गवर्नमेंट है और तालिबान की हुकूमत है, उन्होंने उनको आलमोस्ट फ्री हैंड दिया हुआ है, वो बड़ी आज़ादी से वहाँ फिरते हैं। सिर्फ उनका एग्रीमेंट अफ़गान गवर्नमेंट के साथ इस हद तक है कि आपने अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ नहीं करना, लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा ऑर्डर या फतवा जारी नहीं कर रहे कि ये पाकिस्तान में भी कार्रवाई ना करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि अभी से इसका सद्देबाब किया जाए, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से होता हुआ सेटल एरिया, पेशावर जैसी एरिया, नौशहरा, हमारे जो मर्दान है या सवात है, उस जगह तक सेटल एरिया में इन्होंने पहुँचना शुरू कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और आम लोगों के लिए भी बहुत ही ख़तरनाक है। इसका सद्देबाब होना चाहिए और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको मुनज़्ज़म तरीके से इनको दोबारा वहाँ पे जगह नहीं बनाने देनी चाहिए। अदरवाइज़ हालात वैसे भी बहुत ख़राब हैं,
इनकी वजह से मजीद खराब साहब, अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के बावजूद दहशतगर्द मुल्क में कैसे दाखिल हुए? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बाढ़ तो एक सिंबॉलिक चीज़ है, जिसने आना है उनके लिए आज भी बहुत से रास्ते हैं और वो आ भी रहे हैं। और कुछ लोग यहीं पे थे, वो सिर्फ वहाँ से ऑर्डर्स लेते हैं और वो रीग्रुपिंग कर रहे हैं अपनी, जिनको बहुत मेहनत के साथ पसपा किया गया, इनको शिकस्त दी गई, इनके बहुत से लोग अरेस्ट भी हुए, बहुत से लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पे खुद भी मारे गए हैं। लेकिन बाढ़ से ये मुराद नहीं है कि वहाँ से कोई क्रॉस बॉर्डर आ रहा है और कार्रवाई के चला जा रहा है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि हमारे अफ़गानिस्तान और तालिबान गवर्नमेंट के साथ फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती हैं। और हमें जब ये तालिबान गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आई तो बहुत से लोगों ने यहाँ का जी जश्न टाइप था। इवन जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उन्होंने बड़ी खुशियाँ मनाई कि जी, और जिसकी वजह से अमेरिकन भी नाराज़ हुए। मकसद ये है कि तालिबान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चाहेंगे कि हमारा जो असर रसूख है वो पाकिस्तान में ज़्यादा हो। तो उसके लिए मैं समझता हूँ आज ही से इनको और काम करना चाहिए और उनका किसी सूरत ये TTP और जितनी इनके साथ और कलदम तंजीमें हैं उनको किसी सूरत यहाँ पे। क्या आमन मुखालिफ अनासर के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई के इम्कानात हैं? बिल्कुल होने चाहिए जी। मुझे इल्म नहीं है कि इस वक्त फ़ौज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या हुकूमत क्या सोच रही है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर ही हमारी हुकूमत या हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं वो फिर कार्रवाई शुरू करती हैं। तो इसका देखिए, इतनी वारदातें अभी तक हो चुकी हुई हैं, इतने लोग जो हैं वो अभी इसके जुल्म और सितम से बेचारे गुजरे हैं। तो लोगों को तो पिछले 10-12 साल के किस्से भी याद हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी से ये प्लान करें, कार्रवाई करें, ज़रूर करनी चाहिए। और फ़ौज का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का यही काम है। उनको हमने सियासत के लिए नहीं रखा, उनको जोड़ तोड़ के लिए नहीं रखा, उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनका जो मेन काम है वो ये है। बजाय इसके कि आप सियासत में इन्वॉल्व हों या आप किसी और कार्रवाई में इन्वॉल्व हों या प्रोटोकॉल में इन्वॉल्व हों, आप बेसिकली शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और रियासती अदारों के ज़िम्मे है, उनको ही ये काम करना है। और मैं समझता हूँ कि ये प्लान फौरी से फौरी तौर पर बने और इनसे अवाम की जान छूटनी चाहिए। और ये आगे ही मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, पूरे मुल्क के सैलाब भी आया हुआ है, बिजनेस मईशत ख़राब है, उसके ऊपर अगर ये कार्रवाइयाँ शुरू होगी तो हम जाएंगे कहाँ? तो ये बिल्कुल इसके ऊपर तो कोई देर नहीं होनी चाहिए, प्लान करके इनका खात्मा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का, इन सारे लोगों का जो इन कार्रवाइयों में। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी हमारे मुल्क पर कोई भी आफत आई है, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में, तो जो हमारी पाक फ़ौज है उसने हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। और हमें माज़ में भी ज़रबे अरब जो ऑपरेशन जारी रहा और उसने कैसे सफाया किया दहशतगर्दों का, वो एक मिसाल है अपने आप में। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपका प्रोग्राम है वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिएगा। Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, रोशनियों का शहर कराची की सड़कों पर डाकू राज है, जराइम है कि कम होने का नाम नहीं ले रहे और ऐसा लग रहा है कि जराइम पर काबू पाने की तमाम तदबीरें नाकाम हो चुकी हैं। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा, बराए तवान और दीगर संगीन जराइम के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम्स भी एक ऐसा जिन है जो बेकाबू हो चुका है। एक हफ्ते में शहर की सड़कों में तकरीबन 9 शहरियों के कत्ल होने की इतलात हैं और सिंध हुकूमत की बनाई गई शाहीन फोर्स भी कराची के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत सिर्फ बयानबाजी
और दावों तक महदूद है। कहीं बिरयानी की दुकानें लूटी जा रही हैं तो कहीं पर जो डाकू हैं वो मासूम शहरियों को लूट रहे हैं। पिज्जा शॉप पर भत्ता वसूली के लिए सरेआम गोलियां चलाई जा रही। सवाल यह है कि क्या कराची शहर में इस तरह ही डाकू राज कायम रहेगा? क्या वहां की अवाम हमेशा इसी हाल में रहेंगे? यह है मुल्क के सबसे बड़े तजारती शहर का हाल। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे कि एक्चुअली सूरत हाल है क्या। पहले सूरत हाल जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रजब अली, उसके बाद डिटेल गुफ्तगू एनालिसिस भी लेंगे। रजब, बताइएगा इस वक्त एक्चुअली सिचुएशन क्या है, क्या फैक्ट सामने आ रहे हैं, कितनी वारदातें हुई हैं? देखें नबीहा, एक बात की तो मैं तस्हीह करूं कि जैसा आपने बताया कि शहर में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और अगवा वराए तावान, ये जो संगीन जराइम थे, इन वारदातों में तो काफ़ी हद तक कमी आई है। इस वक्त जो मसला है शहर का सबसे बड़ा वो स्ट्रीट क्राइम है कि पिछले महीने जो सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी के जो आदाद व शुमार है, वो रिपोर्ट शुदा जो आदाद व शुमार है वो 18,000 से जायद वारदातें, यानी अगर उसको हम कैलकुलेशन करें तो यौमिया 261 से जायद वारदातें बनती हैं स्ट्रीट क्राइम की। ये वो वारदातें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग्स और चोरी की वारदातें इनमें जो है वो शामिल हैं, जबकि दीगर जराइम इसमें शामिल नहीं है। हाउस रॉबरीज और जो है वो बैंकों से रकम लेकर लूटने वाले अफराद। अब तो देखा ये जा रहा है कि शहरी इस कदर जो है वो इससे बज्जन आ गए डाकुओं से कि पिछले जो है वो चंद दिनों के दौरान लोगों ने, अवाम ने जो है वो 7 डाकू मार दिए एक जगह पे फायरिंग करके, और 2 मुख्तलिफ जगहों पर 3 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो आवाम के हत्थे चढ़ गए डाकू, तो उनको तशद्दुद करके जो है वो डाकुओं को कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर जो है बढ़ते हुए जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो सबसे बड़ी जो वजह है वो मंशियात का खुलेआम फ़रोख्त है, चूँकि जो है वो जो जिस तरीके से हमारी नस्ल मंशियात के जो आदी होते जा रहे हैं लोग, सबसे आसान हदफ मोटरसाइकिल चोरी बन गई है। रोज़ की 171 मोटरसाइकिलें यौमिया वारदातें शराब जो मैं आपको बता रहा हूँ, 171 मोटरसाइकिलें रोज़ाना चोरी और छीनी जा रही है कराची में, जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो आसान तरीके से जो है वो फ़रोग भी हो जाती है। इनको खोल कर पार्ट्स की सूरत में बेच दिया जाता है, या फिर कराची के साथ जो इलाका बलूचिस्तान के जो इलाके रखते हैं, साकरान और चीकू बाग जो एक मशहूर इलाका है जहाँ पर अक्सर जो जराइम पेशा अफराद जो गिरफ्तार होते हैं वो इसी बात से आगाह करते हैं कि तमाम तर मोटरसाइकिलें जो वहाँ ले जाकर फ़रोख्त की जाती है, वहाँ से उसके बदले में मंशियात ख़रीद कर लाई जाती है। इसके मुख्तलिफ कॉजेज़ भी हैं, बढ़ते हुए जराइम की जो वजूहात है, एक तो सबसे बड़ी वजह जो है महंगाई और बेरोज़गारी है। उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं जिन पर जो है वो बात की जा सकती है। अच्छा, हुकूमत सूबाई हुकूमत इस बात की जिम्मेदारी ले रही है, कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं शहर के अमन को बरकरार रखने के हवाले से। शाहीन फोर्स भी नाकाम दिखाई दे रही है रजब। देखिए, शाहीन फोर्स तो मैं कहूँगा कि सिर्फ जो है वो नाम तब्दील करने वाली बात है। इस तरीके से पहले भी बहुत सारे इकदाम किए गए। कराची में जो है वो लूट मार की वारदातों पर काबू पाने के लिए ईगल स्क्वाड बनाया गया काफ़ी 2 दहाइयों पहले। उससे पहले उसके बाद जो है वो एंटी डकैती व रेजनी सेल बनाया गया, फिर स्ट्रीट क्राइम यूनिट बनाया गया, स्टिकिंग फोर्स बनाई गई। नाम तब्दील करने से मसला हल होने वाला नहीं है। शाहीन फोर्स बनाई गई है, उसकी कुछ कारकर्दगी भी जो है वो सामने आई है। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस की भी इजाफा हुआ है। जैसे कराची पुलिस की कारकर्दगी पे हम शक नहीं कर रहे। कराची पुलिस जो है इस वक्त जो यौमिया जो पुलिस का जो आदाद बहुत शुक्रिया रजब, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ पर बड़ा एक सवालिया निशान है कि कराची की पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में क्यों नाकाम है, सूबाई हुकूमत के क्या इकदाम हैं, आम जो शख्स है जो शहरी है वो कितना परेशान है। और ये हाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का। बड़े ही अफसोस की एक सूरत हाल इस वक्त है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे फूलों के शहर का, लाहौर का, और यहाँ पर भी ज़ायरीन बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। मरकज़े तजल्लियात हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह का 979वां उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और उर्स की तैयारियाँ कैसी हैं, ज़ायरीन कहाँ कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ देर के बाद मज़ार को गुस्ल भी दिया जाएगा और इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या इंतजामात किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DG औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। रवा बरस कितने ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है? ये आपके सामने इस वक्त अरेंजमेंट है और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ज़ायरीन का एक हजूम है और अकीदतमंद जो हैं वो जौक दर जौक यहाँ हाज़िर हो रहे हैं। और चादर पोशी की जो रस्म है इसका एक अपना शुको और एक अपना ग्रैंजर है और इससे मुत्तसिल सबील दूध उसका इफ्तिताह भी हो जाएगा। और रस्म चादर पोशी जो है ये इस उर्स का नुक्ता आगाज़ है और
जिसमें पूरे मजहबिया कमेटी के मेंबरान शामिल हैं, औकाफ अथॉरिटीज़ या लोकल मैनेजमेंट और दीनी, इल्मी और रूहानी हलकों की मुक़्तदर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मज़ार शरीफ पर चादर और इसके साथ सवील दूध और इसके साथ हम एक जो इल्मी काविश है महकमे की उसको भी यहाँ पेश करते हैं और उसकी रूनुमाई होगी। और ये भी आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपकी जो तसनीफ़ लतीफ़ कश्फुल महजूब है, जिसको मैं समझता हूँ कि ये बड़े सग़ीर में मुस्लिम तख्लीकी फ़िक्र का नुक्ता आगाज़ है, इसका आज 5वां एडिशन जो है वो यहाँ पर उसको तकसीम करके उसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। तो ये एक बहुत भरपूर यहाँ पे सेशन होगा और ज़ायरीन के लिए इसके मान बाद फिर वसी लंगर का अहतमाम है। नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी और नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद कौमी महफ़िल क़िरात वो शुरू हो जाएगी, जिसमें मुल्क के जो मुक़्तदर क़ुर्रा और नामवर और खुशुल लहान कारी हैं वो यहाँ पर अपने खूबसूरत लहन में तजवीद व क़िरात के उसूलों को नुमायाँ करते हुए आयात बैनात की तिलावत फरमाएँगे। रात के वक्त यहाँ पर कौमी महफ़िल नात होगी। इन सारे प्रोग्राम जो हैं इनके साथ जो दीगर मुख्तलिफ़ उमूर हैं जिसमें ज़ायरीन के लिए लंगर का अहतमाम है, इसके साथ सबील दूध अपने जो रवायती मुकाम पर वो जारी रहेगी और वहाँ पर जो ख़ित्ते और पंजाब के शीर फरोशान और गुजर बरादरी है वो अपनी रवायती अकीदत के साथ दूध वहाँ पेश करेंगे। तो ये एक ईद का और ख़ुशी का समा है और आप जानते हैं कि ये इसके साथ हमारी वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और इस वक्त मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है, बड़ी ही चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़े। अहले वतन मसाइल से दो चार है, लेकिन इन मसाइल में उम्मीद की किरण एक ऐसा जोड़ा है जिसने अपनी ज़िंदगी अहले वतन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। मेरी मुराद है इस वक्त हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है इन स्टूडियो, साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और उनकी अहलिया परवीन सरवर साहिबा। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज हम इस खूबसूरत जोड़े से जानेंगे कामयाब जिंदगी का राज, उनके खैराती कामों की तफसील, कुछ खट्टी मीठी बातें भी सर होंगी। सैलाब के हवाले से आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी डिटेल्स जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैम, जब सियासत की बात होती है तो सर हमेशा आगाज करते हैं, इसलिए आज के प्रोग्राम में मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए हैं? We got married in 1976. 1976. It's a long journey, sir. It's been a very interesting journey. खुशी भी, गम भी होता है, but we are there for one another. We support one another. तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कि कामयाब शादी का राज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल राज ये है is to give and take. हर एक को अपना स्पेस, फ्रीडम। मैंने कभी इनसे पूछा नहीं सुबह जब घर से निकलते कहाँ जा रहे हैं और शाम को जब घर आते भी कहाँ से आए हैं। इट हैज़ टू बी अ ट्रस्ट एंड आई थिंक इफ यू ट्रस्ट वन अनदर then that's a good foundation. That's a great advice for young couple as well. So सर, घर में सियासी इख्तलाफात होते हैं कभी? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक जमात में भी होती है, घर में भी होती है, लेकिन अगरचे जो है जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो जो कैंपेन सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड की थी वो परवीन ने की थी। फिर उसके बाद मेरा बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो उसकी कैंपेन में भी परवीन जो थी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। फिर जब वो स्कॉटिश लेबर पार्टी का लीडर बना तो फिर भी यहाँ से ये गई और वहाँ भी उनको उस कैंपेन में भी हिस्सा लिया, लेकिन खुद सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें सपोर्ट करती है। आपको सपोर्ट करती है। अच्छा मैम, सर सियासी इख्तलाफात होते हैं सर, सोशल मीडिया भी हमारा बेलगाम है, तो ऐसे में बहुत सारी स्ट्रेस होती है जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी लाइफ में। सो ये घर पहुंचती है स्ट्रेस कभी, या कैसे हैंडल करते हैं? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आज की लाइफ हमारी जितनी मसरूफ़ है और जितनी स्ट्रेसफुल है, सो एक पॉलिटिशियन की जो पर्सनल लाइफ है वो कैसे मैनेज होती है? स्ट्रेस तो होता है यकीनन, ख़ास कर जब कोई इंसान कोई काम करना चाहता है मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, और हर्डल्स होते हैं क्योंकि पाकिस्तान में काम करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो
ओहदा होता है या जो पोजीशन होता है, इट्स नॉट ऑन मेरिट। क्योंकि बहुत सारे काम, फॉर एग्जांपल सरवर साहब गवर्नर रहे एंड इट्स अ सेरेमोनियल पोजीशन, फिर भी इन्होंने उस पोजीशन को चेंज करके GSP प्लस के लिए इन्होंने मेहनत की है। फिर उसके बाद आब पाक अथॉरिटी इन्होंने बनाई है। ही हैड नो फंडिंग बट ही चेंज दैट रूल, और हम दोनों ने, मियाँ बीवी ने, हमारी यही कोशिश थी भी हम लोगों के लिए कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ करें। एंड आई थिंक व्हेन यू आर इलेक्टेड, आपको है ना पूरा अपना टाइम देना पड़ता है, देना चाहिए। और बहुत सारे लोग अपने हलकों में नहीं जाते करके, जब मैं उन्हीं हलकों में हेल्थ कैंप लगाती थी, मदर एंड चाइल्ड का, जो ओरल का, तो बहुत सारे लोग मुझे कहते थे हमारा जो इलेक्टेड मेंबर इधर आता ही नहीं, तो आप इधर आ रही हो। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू गिव 100% व्हेन यू आर इलेक्टेड। सो दिस इज द अनदर साइड जो कि एक आम इंसान समटाइम नहीं जानता। अच्छा सर, इक़्तिदार या हिज़्ब इख्तिलाफ, कौन सी ज़िंदगी ज़्यादा पुरसकून आपको लगी, आप समझते हैं? मैं अपोजिशन का आदमी हूँ, मैं अपोजिशन में ही इंजॉय करता हूँ, इसलिए जिस भी गवर्नमेंट में जाता हूँ उसे बनती नहीं है। तनकीद करने का भरपूर मौका मिलता है उसमें। क्योंकि बंदा से दिल की बात खुल कर जरा सामने रख सकता है। हालांकि मैं कोशिश, जब नून का गवर्नर था, उसकी कोशिश की कि मैं सिर्फ 10% ही सच बोलूँ और क्रिटिकल हूँ। PTA की गवर्नमेंट में भी कोशिश यही थी कि 10% करूँ। आखिर बरतानिया में पॉलिटिक्स की है, कभी कभी सच बोलने को जी चाहता है। तो पाकिस्तान में वैसे सियासतदान सच बोलते हैं जो अभी के हमारे करंट हैं। सर ये अब थोड़ा सा तो हम आपकी मौजूदगी का हम फायदा उठाएंगे। मुझे मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर, जब मैंने 2015 जनवरी में रिजाइन किया था, तो मैंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान में सच का कहत है। पाकिस्तान में सच का कहत है। आप सोशल मीडिया पर ये सर आपने हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर आपने बात की। हम इस्लाम की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, और इस्लाम में सबसे बड़ी बात जो है कि आप किसी के बारे में, बल्कि किसी के बारे में किसी के ऐब को छुपाना, अल्लाह ताला आपके ऐब छुपाता है, तो आपके ऐब लोगों को चुगली करनी जो है सबसे बड़ा गुनाह है। और फिर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ 90% सोशल मीडिया पे झूठ होता है। सोशल मीडिया पे, That's why I said कि बेलगाम है सोशल मीडिया। अच्छा भाई, कोई इशू है उसकी इंक्वायरी करो, उसको फाइन करो, फैक्ट सामने आए। फिर इसलिए कि यहाँ पर लायबल जो केसेस हैं उनका बहुत कमजोर है हमारा। अच्छा सर, बरतानिया में अगर कोई ऐसा किसी पे लगाता है तो वो मिलियंस पाउंड वो उसको बैंकरप्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जिसका जी चाहता है, जिसके बारे में चाहता है, और आई टेल यू, लोगों का भी मैं अक्सर देखता हूँ टेलीविजन पे, कि आप बरतानिया में देख लें, यूरोप में देख लें, जब पॉलिटिशियन टेलीविजन पे आता है तो हेल्थ पे बात करता है, एजुकेशन के बात करता है, क्राइम पे बात करता है, पावर्टी पे बात करता है, चाइल्ड पावर्टी पे बात करता है। जो दूसरी पार्टी का है, जो इक़्तिदार में है, वो कहता है हम ये कर रहे हैं। अपोजिशन वाला कहता है कि नहीं आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पाकिस्तान में आज टेलीविजन पे देख लें, गाली गलोच और एक दूसरे के खिलाफ नफरत। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और स्पेशली जिस मुल्क में 72 सालों में, हम यूरोप की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जिस मुल्क में अभी तक शैडो कैबिनेट नहीं बनी, जो कि मस्ट है, आज ये शैडो कैबिनेट वाला तस्वर ले आए मुल्क में। तो जब हेल्थ के स्पोक्स पर्सन 3 पार्टियों से, 4 पार्टियों से आएंगे तो हेल्थ पे बात करेंगे। सर, जब हम अपनी प्रायोरिटी से बाहर आएंगे तो उस पे बात करेंगे। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, ये हमारा पिलडात वाले हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी 2 दफा की कि हमें शैडो कैबिनेट अपनी पार्टियों में होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं। अच्छा सर, हम सर अभी मौजूदा सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं। एक आफत हमारे मुल्क पर इस वक्त आन पड़ी है, सैलाब की सूरत हाल है, और उसने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई, कितने ख़ानदान उजड़ गए, और इनको दोबारा आबाद करते करते भी हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी एड चाहिए होगी, बहुत सारे फंड्स भी चाहिए होंगे। ऐसे में सैलाब की सूरत हाल में सर्वर फाउंडेशन, दे आर डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी सवाल से कुछ शेयर कीजिएगा। जी देखें, मैं 2005 में जब ज़लज़ला आया था तो उस वक्त ही हम लोग जो थे, सर्वर फाउंडेशन और वहाँ भी हमारी कम्युनिटी जो है, हमने यहाँ पर घर लोगों को बना के दिए, स्कूल बना के दिए, एमरजेंसी में जितनी भी मदद हो सकती की। उसके बाद 2010 का फ्लड आया, तो उस वक्त भी हमारी फाउंडेशन जो थी, यूके में बैठ के भी हम
यहाँ हज़ारों घर हमने बना के दिए। तो मुझे काफ़ी हद तक तजर्बा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे लोगों को इमरजेंसी एड पहुँचानी है। तो मैं जब 2013 में गवर्नर बना था तो मैंने तमाम जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाया। मैंने कहा कि भाई हम पानी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, पावर्टी में सारा इकट्ठा काम करें, अपनी अपनी हैसियत बरकरार रखें, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि मैं एक अगर तहसील में काम कर रहा हूँ तो दूसरी दूसरे में कर रही है, तो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हो जाएगा तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दे सकेंगे। तो माशाल्लाह ड्यूरिंग कोविड-19 हमारी पहले 65 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी मेंबर थी और फिर कोविड-19 के दौरान तकरीबन 200 के करीब ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ रजिस्टर्ड हो गई और माशाल्लाह हमने 14 अरब रुपए की चैरिटी सब ऑल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर हमने चैरिटी की। हमने 20 लाख लोगों को उनके घरों में राशन पहुंचाया, वेंटिलेटर दिए, किट्स दी, सैनिटाइजर दिए, जो चीज़ लोग मांगते थे इंशाल्लाह गवर्नर हाउस से वहाँ पहुंची। अच्छा, अब का ये जो है, अब मैं इसकी करके आता हूँ, ये जो करंट सिचुएशन है, ये तीनों डिजास्टर को अगर आप इकट्ठा कर लें, 2005 के डिजास्टर को, 2010 के डिजास्टर को और कोविड को, ये उनसे बड़ा है। 3.5 करोड़ लोग जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। और मैं दादू में था 2 दिन, उधर सिंध का दौरा करके आया हूँ। हद्दे नजर पानी पानी है, दरिया नहीं ऐसा लगता कि ये समुंदर है। बहुत बुरा हाल है, बच्चों का, खवातीन का, और वहाँ पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, चारपाई नहीं है, रजाई नहीं है, वहाँ पर कुकिंग फैसिलिटीज जो है वो नहीं है। मच्छर की हालत ये है कि बच्चे जो हैं जब सांस लेते हैं तो मच्छर उनके गले में जा लगता है। तो बहुत ही सूरत हाल। लेकिन एक मैं जरूर कहूँगा, एंड आई वांट टू पे ट्रिब्यूट नॉट ओनली टू सरवर फाउंडेशन, ये जो हमारी पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमने ये किया है कि जो टॉप 15 ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका कंसोर्टियम बनाया है, इसलिए कि जो 50 लाख की जिसने डोनेशन करनी है, 25 लाख की करनी है, वो कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम 15 जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी भी है, इनको तजर्बा भी है, इनके हज़ारों वर्कर्स फील्ड में भी है, और आप जहाँ कहीं भी जाएं अल्लाह के फजल व करम से पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क के वर्कर्स जो हैं इंडिविजुअल हैसियत में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में वो अपनी एफर्ट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी दे के काम कर रहे हैं। मैं सिंध के दौरे पर गया था 2 दिन के लिए, वहाँ बैतुस्सलाम के वर्कर, वहाँ अल-खैर फाउंडेशन के वर्कर, वहाँ पर ये जो इतनी बड़ी एड के दावेदार हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी और गवर्नमेंट भी और जो बैरूनी ममालिक से भी इमदाद आई है, वहाँ तक पहुँच रही है, उन तक लग रही है? क्योंकि आप मैं जी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बात फिर वो सियासत आ जाती है। लेकिन देखें बात ये है सर, आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर सियासत की बात तो आएगी। जब भी अगर हुकूमत पे लोगों का ट्रस्ट हो तो अपील करे तो फिर परेशानी किसी बात में नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। आप देख लें तमाम सूबाई हुकूमतों ने भी, मरकजी हुकूमत में भी लोगों से अपील की है ना कि हमें पैसे दो। लोग अल खिदमत को पैसा दे रहे हैं, लोग अखवत को पैसा दे रहे हैं, लोग सरवर फाउंडेशन को पैसा दे रहे हैं, और हमने अरबों रुपए की, मैं आपको बताऊं, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी मरकजी गवर्नमेंट, हमारा पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की डिलीवरी जो है अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की मदद से, लोगों की मदद से हमारी ज्यादा है। लोगों का ट्रस्ट है ऑब्वियसली। मैम, आप भी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस किस तरह से है सरवर फाउंडेशन के हवाले से? अभी तो हम ये कर रहे हैं, हमारे हेल्थ कैंप्स बहुत जगह पे लग रहे हैं, और कल मैंने लेडी डॉक्टर्स भी भेजे हैं, क्योंकि मुझे पता चला था जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं वो मेल डॉक्टर्स के पास नहीं जा रही। 6 लाख is the number, ma'am. Yes, and some of them are dying and they need attention right away. तो कल हमारे 3 लेडी डॉक्टर्स गए हैं और वहाँ से जाके उन्होंने, एम्बुलेंस भी हमारी साथ जाती है, मेडिसिन भी जा रही है, एंड वी आर गेटिंग गुड फीडबैक भी, हम उन लोगों तक मेडिसिन हमारी जा रही। फिर भी
ऐसी जगह है जिधर पानी इतना है और कुछ लोग थोड़ी थोड़ी जगह पे फंसे हुए, यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते। तो वहाँ हमारी आर्मी जो कैडेट्स वाले हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, उन लोगों को लेके भी आ रहे हैं, फिर उनको शाम को छोड़ के भी आ रहे हैं। तो देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बट वी आर ट्राइंग टू कोप विद इट एज बेस्ट एज वी कैन। मेडिसिन हम रेगुलरली एवरी 3 डेज हम उनको भेजते हैं, मलेरिया के इंजेक्शन, डायरिया के, पेन रिलीफ, और बहुत सारी एक्सरे मशीन्स हमारी साथ गई है, अल्ट्रासाउंड वाली मशीन हमने साथ भेजी है। और जिधर हमारी राशन हो रहा है वो सरवर साहब ने वो हैंडल किया, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट से हमारे ट्रकों के साथ PDN के साथ मिलके सारा सामान निकला और आगे आर्मी ने और कैडेट्स ने बड़ी मदद की है। कोयटा में सरवर फाउंडेशन और अल खैर ने हमने 2000 राशन पैक जो है लोगों में, मुतासरा लोगों में तकसीम किए हैं। मेडिकल कैंप्स जो हैं हमारे सरवर फाउंडेशन के, अल खैर के, बैतुस्सलाम के, अल खिदमत के, अखुवत। देखिए मैं आपको सिर्फ 3-4 ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी बताता हूँ, उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितने क्रेडिबल हो। मैं बिला जो है किसी सोच के नंबर 1 अल खिदमत फाउंडेशन, ये मुझे फ़ख्र होता है कि मेरा उनके साथ बहुत रिश्ता है, मेरा प्यार का रिश्ता है। मैं उनके जो वर्कर्स हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी देता हूँ, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी जाता हूँ और इनकरेज करता हूँ। मेरा काम सिर्फ ये है, फॉर मी सरवर फाउंडेशन इज़ वन ऑफ द टॉप 15 ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान। लेकिन मैं जब लोगों से चार्टी भी मांगता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा काम दूसरे लोग कर रहे हैं। मुझे लोग बड़े हैरान होते हैं, लंदन में मैं गया, UK में गया, कहते हैं आप सरवर फाउंडेशन की बात कम करते हैं, अखुवत की बात करते हैं, आप अल खिदमत की बात करते हैं, आप बैतुस्सलाम की बात करते हैं। हमारा एक दरवेश ग्रुप उसको बोलता हूँ LIHS, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। इसमें 5-6 बिजनेस पीपल हैं, इसमें सरवर फाउंडेशन भी उनके साथ क्लस्टर है। ठीक है जी। तो माशाल्लाह आप हैरान होंगे कि 1 अरब रुपए से ज्यादा का राशन जो है सिर्फ LIHS ने इन कोलैबोरेशन विद सरवर फाउंडेशन हमने लोगों तक भिजवा दिया है, तकसीम कर दिया है। इसके अलावा अल खिदमत का देखें, अरबों रुपए की वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अखुवत कर रही है, बैतुस्सलाम कर रही है। तो ये हमारी परसों कॉन्फ्रेंस भी हो रही है जिसमें हम तमाम जो हमारी 15 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सारे लोग आ रहे हैं और हम वहाँ पर इंशाल्लाह प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी करेंगे। देखें सबसे पहला हमारा था चैलेंज कि लोगों को राशन पहुँचाना। जहाँ वो राशन खुद पका नहीं सकते, गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, लकड़ियाँ नहीं है, बर्तन नहीं है, तो उनके लिए कुक्ड जो है मील करनी है। और जो लंगर खाना है हमारे पास हर जो जमात है उसकी अपनी एक एक्सपर्टीज है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तो यही थी कि फूड सप्लाई उन तक हो जाए। फिर जो रिहैबिलिटेशन का काम है वो तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो उस हवाले से भी सर चूंकि तो सैलानी ट्रस्ट वाले 4 लाख लोगों को डेली 2 वक्त का खाना देते हैं और 2 लाख उनमें से वो हैं जो सैलाब से मुतासरी। तो इस तरीके से लोग जो है माशाल्लाह हम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसको कर रहे हैं। देखें कुक फूड का, उसके बाद यूटेंसिल्स उनके पास नहीं है, पर्सनल चीज़ें, बर्तनों का हमने उनको देने हैं। फिर उसके बाद हमने उनके मकानों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप 1 लाख रुपए में अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को सर पे छत दे सकते हैं। ठीक। फिर हमने उनका ये भी करना है कि उनको एम्प्लॉयमेंट पे भी लेके आना है जिनकी बकरी नहीं है, भाई बेसिकली इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। एंड आई होप सो कि हमारा जो बलूचिस्तान है, हमारा जो सैलाब ज़दा पाकिस्तान है, वो दोबारा इंशाल्लाह ताला इस एफर्ट की वजह से जो कि एक ली जा रही है, उठाई जा रही है, उससे दोबारा इंशाल्लाह ताला आबाद ज़रूर होगा। सर चूँकि टाइम का मैं थोड़ा सा जो सियासी गुफ्तगू है आपसे उस पर भी ऐसा कैसे है कि हम आपसे बात ना करें। खान साहब की जो मौजूदा सियासत आप देख रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स भी सामने आती हैं और जो तनकीद बराए तनकीद, आप डू यू एग्री उनकी जो तर्ज सियासत है उससे? इस देखिए मैं अर्ज करूं कि जी आप किसी भी पॉलिटिशियन से जितना मर्जी भी एक सियासी जमात में आप हों, अगर उनकी 10 चीज़ें हैं तो आप कभी भी 100% जब तक कि आप यस सर ना हो एग्री नहीं कर सकते। तो मैं लेबर पार्टी में भी था
तो लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, लेबर पार्टी की हुकूमत थी। तो जब अफगानिस्तान में उन्होंने जंग शुरू की तो मैंने उसके खिलाफ वोट भी दिया, अपने लीडर के खिलाफ स्पीचेस भी की कि ये काम जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इराक जंग की बारी आई तो उस वक्त भी मैंने अपनी हुकूमत के खिलाफ दिया। मैंने 24 टाइम्स अपनी हुकूमत अपने ज़मीर के मुताबिक अपने उनके खिलाफ काम दिया। पाकिस्तान में जब तक इख्तलाफ राय पार्टियों के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं होगी कि अगर एक आदमी ये समझता है कि देखें हर एक की सोच मुशावरत है। देखो ना, हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी पर्सनैलिटी कौन सी? कोई नहीं। लेकिन मुझे बताएं कि जंगे बदर देख लें, जंगे खंदक देख लें, बाकी जो भी इश्यूज आते थे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक मुशावरती काउंसिल से मुशावरत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें जमातों में एक मुशावरत का अमल लाना पड़ेगा और उसमें डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश होनी चाहिए। और फिर जो मेजॉरिटी कहती है उसकी बात लीडरों को सुननी चाहिए। तो मेरे अपने ख्याल में जितनी भी मैं इस मुल्क की 8-10 साल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, अगर हम पार्टियों में जमहूरियत काश ले आते तो आज हमारा मुल्क इन हालात से ना गुजर। सर, अभी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि एक नई सियासी पार्टी तश्कील होने वाली है, जहांगीर तरीन का नाम आ रहा है, अलीम खान साहब का नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है। तो इन खबरों में, इन चहमगोइयों में कितनी सदाकत है वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, या सिर्फ सोशल मीडिया की खबरें हैं ये? देखिए, जो सियासत होती है ना जी, इसमें आप कभी भी किसी बात को हरफ आखिर नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि मेरी अलीम खान से या जहांगीर से सियासी पार्टी बनाने के हवाले से या सियासत के हवाले से कोई गुफ्तगू जो है वो नहीं हुई है। पार्टी बनाना तो बात की बात। अच्छा, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बिल्कुल सर ने डिनाई कर दिया। अच्छा सर, फिर आइंदा इंतखाबात, इलेक्शन आप लड़ेंगे या सिर्फ खिदमत हल्क पर फोकस है? सर्वर फाउंडेशन के हवाले से आपका फोकस है? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ जो लोगों की मदद करके, जिसको रात को नींद, चाहे सियासत हो या फिर सोशल वर्क, खिदमत है। तो मैं एक अगर सेंटेंस में अगर आपको बात कह दूं तो शायद मेरे सारे जज्बात और मेरी जो अक्कासी हो जाए। अगर मैं नून के दौर में और पीटीआई के दौर में 11 बजे अपने दफ्तर आता, 1 बजे घर चला जाता, सर्वर फाउंडेशन का कोई काम ना करता। हालांकि मैंने सर्वर फाउंडेशन का कोई काम नहीं किया, कोई फंड रेजिंग नहीं की मैंने सर्वर फाउंडेशन के लिए अपने 3.5 साल अपने दौर में। तो मेरा ना कोई दुश्मन था, ना मेरा कोई मुखालिफ था। इस मुल्क में जो काम करता है ना, उससे जेलसी करते हैं। मैंने अपने दरवाजे अपने वर्कर्स के लिए खुले रखे। 9 बजे दफ्तर जाके 12 तक मेरे अपने पीटीआई के जो वर्कर हैं वो मुझे कहते थे कि हम अपना एमएनए एमपीए को नहीं मिल सकते, लेकिन गवर्नर को जब चाहे मिल सकते हैं। और गवर्नर का ओहदा एक सेरेमोनियल है। आई फील पेन कि जब मेरे पास लोग आते थे तो मैं उनके काम कुछ के हो सकते थे, कुछ नहीं करवा सकता था, लेकिन एटलीस्ट माई डोर्स वर ओपन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड फॉर द पीपल इन। अच्छा, खान साहब का सपोर्ट रहा आपको सर्वर फाउंडेशन के हवाले से, क्योंकि खुद भी वो फंड रेजिंग करते हैं, शौकत खानम के हवाले से उन्होंने की। अभी भी जब सैलाब जदगान की मदद की बात हुई तो उन्होंने जो टेलीफोन किया, उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम जमा की। तो कभी इख्तलाफ इस हवाले से तो नहीं आया? कौन सा दौर बेहतर रहा, नून लीग का या पीटीआई का? अगर मैं ये भी कंपैरिजन एक शॉर्ट लूंगी वैसे आपसे, नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा मैम, अचानक गवर्नर हाउस को खैर बात कहना पड़ा, वो भी टाइम कैसा आपका टाइम गुजरा, याद आता होगा, बहुत सारी मेमोरीज वाबस्ता होंगी ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से जब हम गवर्नर हाउस में थे तो वी वर वेरी बिजी, लोगों को मिलना, काम खाना, एंड आई वाज रनिंग माय सर्वर फाउंडेशन का, आई एम द चेयर ऑफ सर्वर फाउंडेशन। वो भी काम साथ साथ होता था। बाज़ दफ़ा आधा दिन गवर्नर हाउस और आधा दिन मैं सर्वर फाउंडेशन को देती थी। जिस दिन इन्होंने ओहदा छोड़ा तो हम सुकून की नींद सोए हैं, इसलिए क्योंकि अंडर प्रेशर थे, बहुत सारा काम हम करना चाह रहे थे, हम नहीं कर पाते थे। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम तो बाहर रहे, हम तो सच बोलने की हमें आदत है। तो जो काम हम करना चाहते थे हम नहीं कर पाते थे। और जब से हम दोबारा अपनी फाउंडेशन में आए हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, बहुत सारा काम बहुत बेहतर हो रहा है। मैंने दोनों हॉस्पिटल्स की एक्सटेंशन शुरू कर दी है, हमारे हेल्थ कैंप्स लगते हैं, आई कैंप्स लगते हैं, हम फंड रेजिंग कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं। यहाँ जैसे सरवर साहब ने आधी बात की और आधी रोक ली, यहाँ जो काम करता है ना
उसको लोग पसंद नहीं करते। अगर मैं सारा दिन लोगों को इनवाइट कर लेती, फूल एक दूसरे को हम दे देते और तस्वीरें बना लेते, चाय पी लेते और घर चले जाते, लोग बड़े खुश होते। पर जब मैं गांव में जाती हूँ, रूरल एरियाज में जाती हूँ, उन बहनों को देखती हूँ जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, अपने घर को चला नहीं सकती, उनके लिए मैं स्किल डेवलपमेंट मैंने शुरू की, मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ कैंप्स मैंने शुरू किए, फिर ओरल ट्रीटमेंट, आय का इलाज हम करते थे। उन लोगों को हमारी जरूरत है, हम इलेक्ट इसलिए हुए हैं कि हमने उनकी मदद करनी है। आम आदमी की बात होती है, आम शहरी की बात होती है, तो वो भी यही एक्सपेक्टेशंस रखता है कि जो उसका लीडर है, जिनको उन्होंने वोट देकर चुना है, वो भी उन तक पहुंचे, उनका हाल देखे, उनके हालात को बेहतर करने की कोशिश करे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद विल जॉइन यू बैक, स्टे विद अस। Dear Pakistan, dear Pakistan, dear Pakistan, dear Pakistan, dear Pakistan. वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इंटर बैंक में डॉलर की जो उड़ान है वो मुसलसल बुलंद होती जा रही है। डॉलर के महंगा होने का अमल जारी है। इंटर बैंक में डॉलर 234 रुपये 50 पैसे का हो गया है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो डॉलर 234 रुपये 32 पैसे पर बंद हुआ था और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, डिटेल्स रहेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर राजा कामरान इज विद अस। जी राजा कामरान, बताइएगा, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है? जी, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ इसको जो था बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी ज़र मुबादला की कमी का शिकार पहले ही था, मगर अब जो सैलाब आए हैं इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है। अभी तक का जो तखमीना लगाया गया वो 12 अरब डॉलर रिक्वायर्ड है पाकिस्तान को, जो उसको नुकसान हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान को अब आगे आने वाले दिनों में खुराक पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी करनी होगी, गंदम इम्पोर्ट करनी होगी, प्याज और टमाटर हम पहले ही इंपोर्ट करने की इजाजत दे चुके हैं क्योंकि सैलाब की वजह से नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो हमारी कपास की फसल है वो भी सैलाब से बहुत शदीद मुतासिर हुई है। तकरीबन 2 अरब डॉलर की 1 अरब डॉलर से ज्यादा की जो कपास है हमें इंपोर्ट करनी है। तो इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो है पाकिस्तान के लिए कोई वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। गो के पाकिस्तान ने जो डिफॉल्ट था उसको अवॉइड किया है और अवॉइड करने के बाद पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मुस्तहकम कर लिया था। मगर ये जो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से और जो G20 मुल्कों की ग्रीड की वजह से पाकिस्तान को सैलाब का सामना है, ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसी आजमाइश है जिससे इसको नबरदाजमा होना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। अगर हम ओवरऑल रिस्पांस भी देखें तो इन फ्लड्स के हवाले से पाकिस्तान को जो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। राजा कामरान, बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। IMF से डील होने के बावजूद भी जो डॉलर की उड़ान है या जो रुपए की कदर में कमी है उसका सिलसिला मुसलसल जारी है। ऊपर से मुल्क सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। ऐसे में जो आम पाकिस्तानी है वो परेशानियों में घबरा हुआ है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त इस वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।